आगे ध्यान दीजिए। अब है फिलहाल विद्युत रासायनिक श्रेणी के उपयोग अर्थात एप्लीकेशंस ऑफ इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज। इसके मुख्य ये 5 उपयोग हैं जो आपके सामने लिखे हुए हैं। सबसे पहला है धातुओं की सक्रियता, नंबर 2 धातुओं का विस्थापन, नंबर 3 धातुओं द्वारा अम्लों से हाइड्रोजन गैस का विस्थापन, नंबर 4 है धातुओं द्वारा जल से हाइड्रोजन गैस का विस्थापन, और नंबर 5 है धातु ऑक्साइडों का स्थायित्व। इनमें सबसे पहला समझेंगे आप धातुओं की सक्रियता। देखिए, मैंने आपको बताया था कि विद्युत रासायनिक श्रेणी में धातुओं को उनकी सक्रियता के घटते क्रम में रखा गया है। इसका मतलब ये हुआ कि ऊपर की धातु अपने से नीचे की धातु के अधिक सक्रिय होती है। किसी भी 2 धातुओं में तुलना कर लीजिए, चाहे तो वो एक दूसरे से साथ में जुड़ी हुई हैं, चाहे बहुत अधिक डिस्टेंस है। जो धातु ऊपर होगी वो अधिक सक्रिय होगी और जो नीचे होगी वो कम सक्रिय होगी। एक तो इस तरीके से इसको एक्सप्लेन कर सकते हैं। दूसरा तरीका है मानक ऑक्सीकरण विभव के आधार पर। ये सबसे इजी है एक्सप्लेन करना। आप जानते हैं धातुओं को विद्युत रासायनिक श्रेणी में मानक ऑक्सीकरण विभव के घटते क्रम में रखा गया है। ठीक है, तो इसका मतलब ये हुआ कि जिस धातु का मानक ऑक्सीकरण विभव जितना अधिक होगा वो धातु उतनी ही अधिक सक्रिय होगी। या तीसरा तरीका क्या है, मानक अपचयन विभव के हिसाब से, कि जिसका मानक अपचयन विभव कम होगा, कम का मीन्स है अधिक ऋणात्मक होगा, वो धातु अधिक सक्रिय होगी। तो आप किसी भी तरीके से समझा सकते हैं कि विद्युत रासायनिक श्रेणी में ऊपर की धातु अपने से नीचे की धातु से अधिक सक्रिय होती है, अर्थात जिसका मानक ऑक्सीकरण विभव अधिक या मानक अपचयन विभव कम होता है वो अधिक सक्रिय होती है, और नीचे की धातु जिसका मानक ऑक्सीकरण विभव कम होता है वो कम सक्रिय होती है। क्लियर हो गया? अब आइए, दूसरा पॉइंट है धातुओं का विस्थापन। इसके लिए आप ध्यान रखें कि ऊपर की अधिक सक्रिय धातु, किसी भी धातु को ले लीजिए, अपने से नीचे की कम सक्रिय धातु को उसके लवण के जलीय विलयन से विस्थापित कर देती है। ऊपर की अधिक सक्रिय धातु अपने से नीचे की कम सक्रिय धातु को उसके लवण के जलीय विलयन से विस्थापित कर देती है। अर्थात हम ऐसे कह सकते हैं कि ऊपर की अधिक सक्रिय धातु जिसका मानक ऑक्सीकरण विभव अधिक या मानक अपचयन विभव कम होता है, वो अपने से नीचे की कम सक्रिय धातु को जिसका मानक ऑक्सीकरण विभव कम या मानक अपचयन विभव अधिक होता है, उसको उसके लवण के विलयन से विस्थापित कर देती है। उदाहरण के लिए एक ऐसा क्वेश्चन आता है, आपने हाई स्कूल इंटर में उसमें 8th क्लास तक पढ़ा होगा कि जो सुई होती है वो पानी में डूब जाती है, लेकिन जहाज इतना बड़ा होता है वो तैर जाता है। ऐसे ही इसमें एक क्वेश्चन आ जाता है कि कॉपर सल्फेट के विलयन में लोहे की कील डाल देते हैं तो वो कॉपर को विस्थापित कर देती है, लेकिन अगर कॉपर सल्फेट के विलयन में चांदी की कील डालते हैं तो वो कॉपर को विस्थापित नहीं करती। उसका उत्तर यही छुपा हुआ है। देखिए, कॉपर यहां पर है, ये रहा, ठीक है, Cu, तो ये विद्युत रासायनिक श्रेणी में यहां नीचे आता है, इसका स्थान ये हो गया। और इस कॉपर सल्फेट के विलयन में ये क्वेश्चन है CuSO4, कॉपर सल्फेट के विलयन में अगर लोहे की कील डाल देते हैं तो वो कॉपर को विस्थापित कर देती है और बन जाता है FeSO4। लेकिन चांदी की कील अगर डालें CuSO4 में प्लस Ag होता है तो ये चांदी विस्थापित नहीं होती, Ag विस्थापित नहीं होती। क्या कारण है? इसका कारण है, देखिए, कॉपर सल्फेट, कॉपर का स्थान कहां पर है? नीचे, यहां पर दिखा दिया हमने आपको वीडियो में आने के लिए, ये कॉपर का स्थान है। लेकिन आयरन कहां पर है? देखिए ऊपर खोजिए, ये रहा, कॉपर से ऊपर है आयरन, तो आयरन कैसा हो गया? अधिक सक्रिय, ऊपर स्थित है, अर्थात आयरन का मानक ऑक्सीकरण विभव कॉपर की अपेक्षा अधिक है।
या मानक अपचयन विभव कम है। समझ रहे हैं? तो अधिक सक्रिय धातु अपने से कम सक्रिय धातु को उसके लवण के विलयन से विस्थापित कर देती है। लेकिन कॉपर सल्फेट के विलयन में अगर चांदी की कील डालते हैं, चांदी का स्थान ये रहा, नीचे है कॉपर से, तो नीचे की कम सक्रिय धातु जिसका मानक ऑक्सीकरण विभव कैसा होता है, उससे कम होता है, वो उसको उसके लवण के विलयन से विस्थापित नहीं करती। समझ आ गया? अब साधारण तो ये हो गया कि कॉपर से आयरन का स्थान ऊपर है, ये रहा, आयरन अधिक सक्रिय है। अधिक सक्रिय धातु अपने से कम सक्रिय धातु को उसके लवण के विलयन से विस्थापित कर देती है, इसलिए कॉपर को विस्थापित कर देता है यदि हम कॉपर सल्फेट के विलयन में आयरन की कील डालते हैं या आयरन डाल देते हैं। लेकिन कॉपर सल्फेट के विलयन में जब चांदी की कील डालते हैं तो चांदी विस्थापित नहीं होती। क्यों नहीं होती? क्योंकि कॉपर से चांदी का स्थान नीचे है विद्युत रासायनिक श्रेणी में। कॉपर अधिक सक्रिय है और चांदी कम सक्रिय है। अधिक सक्रिय धातु तो कम सक्रिय धातु को विस्थापित कर सकती है, लेकिन कम सक्रिय धातु अधिक सक्रिय धातु को उसके लवण के जलीय विलयन से विस्थापित नहीं करती। क्लियर हो गया? तो देखिए, अभी अभी मैंने आपको यह बताया कि ऊपर की अधिक सक्रिय धातु अपने से नीचे की कम सक्रिय धातु को उसके लवण के जलीय विलयन से विस्थापित कर देती है। यही कारण है कि कॉपर सल्फेट के विलयन में यदि हम कॉपर के स्थान से ऊपर की कोई धातु डाल देते हैं, जैसे आयरन डाला या जिंक डाला, तो वो कॉपर धातु को उसके लवण के जलीय विलयन से विस्थापित कर देती है। लेकिन नीचे की कम सक्रिय धातु अपने से ऊपर की अधिक सक्रिय धातु को उसके लवण के जलीय विलयन से विस्थापित नहीं करती। यही कारण है कि कॉपर सल्फेट के विलयन में यदि चांदी की कील डाल देते हैं तो कॉपर विस्थापित नहीं होता है, और अगर जिंक सल्फेट के विलयन में जिंक से नीचे स्थित धातु डालेंगे, कम सक्रिय धातु डालेंगे जिसका मानक ऑक्सीकरण विभव उससे कम होगा, तो वो उस जिंक को विस्थापित नहीं करेगी। समझ आ गया? तो इससे सैकड़ों क्वेश्चन बन सकते हैं किसी के साथ भी। तीसरा पॉइंट है धातुओं द्वारा अम्लों से हाइड्रोजन गैस का विस्थापन। इसके लिए आपने याद करना है विद्युत रासायनिक श्रेणी में इस हाइड्रोजन का स्थान। कौन से पॉइंट के लिए? तीसरे पॉइंट के लिए। ध्यान करें, सबसे आसान तरीका तो यह है कि विद्युत रासायनिक श्रेणी में हाइड्रोजन से ऊपर स्थित सभी धातुएं जिनका स्थान हाइड्रोजन से ऊपर है, या तो ऐसे करें, या जिनका मानक ऑक्सीकरण विभव हाइड्रोजन से अधिक है या मानक अपचयन विभव हाइड्रोजन से कम है, वो ऊपर होंगी, वे अम्लों से क्रिया करके हाइड्रोजन गैस विस्थापित करती हैं। लेकिन जिनका स्थान विद्युत रासायनिक श्रेणी में हाइड्रोजन से नीचे है या जिनका मानक ऑक्सीकरण विभव हाइड्रोजन से कम है या जिनका मानक अपचयन विभव हाइड्रोजन से अधिक है, वो अम्लों से क्रिया कर हाइड्रोजन गैस विस्थापित नहीं करती। याद रहेगा तीसरा पॉइंट क्या है? हाइड्रोजन का स्थान। इस तीसरे पॉइंट के लिए कि हाइड्रोजन से ऊपर स्थित सभी धातुएं जिनके मानक ऑक्सीकरण विभव हाइड्रोजन से अधिक हैं या मानक अपचयन विभव हाइड्रोजन से कम है, वो अम्लों से क्रिया कर हाइड्रोजन गैस विस्थापित करती हैं या हाइड्रोजन गैस देती हैं या मुक्त करती हैं। लेकिन जिनका स्थान हाइड्रोजन से नीचे है, हाइड्रोजन से नीचे इन 5 धातुओं का है, जिनका स्थान हाइड्रोजन से नीचे है, अर्थात जिनके मानक ऑक्सीकरण विभव हाइड्रोजन से कम है या मानक अपचयन विभव हाइड्रोजन से अधिक हैं, वो अम्लों से क्रिया कर हाइड्रोजन गैस विस्थापित नहीं करती। जैसे ऊपर की धातुएं हैं, ये आप किसी को भी लगा लें, जैसे आपने सुना होगा जिंक धातु प्लस H2SO4 इज इक्वल टू ZnSO4 प्लस H2। ये हाइड्रोजन बनाने की मेथड आपने हाई स्कूल में पढ़ी होगी, बहुत फेमस इक्वेशन है। जैसे मैग्नीशियम है, मैग्नीशियम प्लस H2SO4 इज इक्वल टू MgSO4 प्लस H2। इसी तरीके से मैंगनीज धातु है, ये रही Mn प्लस HNO3
इज इक्वल टू MnNO3 का होल ट्वाइस प्लस H2। इस तरीके से इसको 2 से गुणा कर देंगे। आप ऊपर की यहां से किसी भी धातु को ले लीजिए, अम्लों से क्रिया कराइए, वो क्या करेगी, हाइड्रोजन गैस मुक्त करेगी। मान लीजिए सोडियम है, सोडियम धातु किससे, HCl से, तो क्या बनेगा, NaCl बनेगा प्लस H2 बनेगा। इसको बैलेंस कर लीजिए, इसको 2 से गुणा कर दीजिए, 2 हो गया ये, तो इसको भी 2 से गुणा कर दीजिए, इसको भी 2 से गुणा कर दीजिए, इस तरीके से। लेकिन जिनके स्थान विद्युत रासायनिक श्रेणी में हाइड्रोजन से नीचे हैं या उनका मानक ऑक्सीकरण विभव हाइड्रोजन से कम है या मानक अपचयन विभव अधिक है, वो अम्लों से क्रिया करके हाइड्रोजन गैस विस्थापित नहीं करती। जैसे उसके एग्जाम्पल आप देख लीजिए, हाइड्रोजन से नीचे कॉपर है, तो अगर हम देखें तो Cu प्लस HNO3 इज इक्वल टू, बैलेंस तो आ जाती है ये कैसे, इस तरीके से कि CuNO3 का होल ट्वाइस प्लस H2, पर ये H2 कभी निकलता नहीं है, ध्यान रहे ये इक्वेशन गलत है, होती ही नहीं है कभी। फिर क्या होता है, इसमें NO2 प्लस H2O, NO नाइट्रिक ऑक्साइड प्लस H2O, ये बनता है, दोनों तरीके से हो जाती है। जैसे Cu प्लस H2SO4 इज इक्वल टू CuSO4 प्लस H2 लिख दें, लेकिन वो होती नहीं है कभी। अक्सर आ जाता है पेपर में कि क्या ये समीकरण संभव है, लेकिन ये इस तरह संभव नहीं है। H2, इसमें H2 नहीं बनता, ध्यान रखें। फिर क्या बनता है, इसमें सल्फर डाइऑक्साइड SO2 प्लस H2O, ये बनता है। बैलेंस कर लेंगे, इसको 2 से गुणा कर दें, हाइड्रोजन कितना हो गया 4, इसको 2 से गुणा कर दें, सल्फर भी 2 हो गया, एक यहाँ पर एक यहाँ पर, इक्वेशन आपकी बैलेंस है। ठीक है, तो कभी भी नीचे की धातुएं, इन धातुओं से, ये धातुएं जो हाइड्रोजन से नीचे हैं विद्युत रासायनिक श्रेणी में, वो अम्लों से क्रिया करके हाइड्रोजन गैस मुक्त नहीं करती। क्लियर हो गया। अब ये अभी